उत्तराखंड में लगभग हर चुनाव से पहले एक कवायद जरूर की जाती है और ये कवायद होती है एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की। 2027 भले ही अभी थोड़ा दूर है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये कवायद कर दी गई है। मार्च 2025 में बॉबी पंवार, मोहित डिमरी और त्रिभुवन चौहान ने साथ आकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया है। इस मोर्चे का ध्येय है कि ये उत्तराखंड को बीजेपी कांग्रेस का मजबूत विकल्प देंगे और उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की आवाज बनेंगे। अब उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे की इस पटकथा में किरदार तो बदले हैं, लेकिन कहानी लगभग वैसी ही है जैसी पिछले 24 सालों से चली आ रही है। कुछ दल साथ आते हैं, तीसरा मोर्चा बनाते हैं, बीजेपी कांग्रेस का विकल्प खड़ा करने की बात करते हैं और फिर चुनावी मैदान में बुरी तरह से मात खाकर बिखर जाते हैं। इस युवा उत्तराखंड को न सिर्फ थोक के भाव मुख्यमंत्री मिले हैं, बल्कि यहाँ तीसरा मोर्चा बनने के भी कई जतन हो चुके हैं। तो क्या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा कुछ अलग होगा? क्या 2025 में तीसरे मोर्चे के तौर पर हो रही ये कवायद पिछला इतिहास बदल पाएगी? विश्लेषण के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस को कोई क्षेत्रीय पार्टी आज तक मात नहीं दे पाई है। जानेंगे कि उत्तराखंड आंदोलन से पनपी पहाड़ी राज्य की अपनी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल आज क्यों हाशिए पर खड़ा है। जिस तरह झारखंड में झामुमो और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति मजबूती से उभरी, वैसे क्यों उत्तराखंड में यूकेडी नहीं उभर पाई। इस एपिसोड में करेंगे उत्तराखंड में तीसरे मोर्चे के मुद्दे पर हुई और अब हो रही कवायदों का संपूर्ण विश्लेषण। रोजगार संघ के अध्यक्ष रहे बॉबी पंवार, केदारनाथ उपचुनाव में मजबूती से उभरने वाले त्रिभुवन चौहान और मूल निवास भूकानून समन्वय संघर्ष समिति के समन्वयक रहे मोहित डिमरी, ये वो तीन नाम हैं जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे की नींव रखी गई है। स्वाभिमान मोर्चे का कहना है कि उसने नया विकल्प खड़ा करने का संकल्प लिया है। अब इनका ये संकल्प कितना सफल होगा, क्या ये बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे या नहीं, इन सवालों का जवाब लेने से पहले उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की कवायद का पूरा इतिहास जान लेते हैं। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक तीन चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। पहला, इस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के हालात कमोबेश वैसे ही हैं जैसे पहले थे। दूसरा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है। और तीसरा, यहाँ पर लगभग हर चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हुई है। अलग राज्य बनने के बाद 2002 में जब यहाँ पहला विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें तीसरे मोर्चे की बात उठी। इस तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की शुरुआत सीपीएम और सपा के साथ आने से हुई। उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड जनवादी पार्टी और सीपीआई के भी साथ आने की बात कही गई। हालांकि बाद में यूकेडी ने कहा कि वो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यूकेडी ने कहा कि वो 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ यूजेपी ने कहा कि तीसरे मोर्चे की सभी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा एक सर्वोच्च मंडल करेगा, लेकिन यूकेडी ने ऐसे किसी भी मंडल की जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं सीपीआई ने भी यूकेडी और सपा जैसी पार्टियों के साथ थर्ड फ्रंट बनाने में रुचि दिखाई। खैर, जैसे तैसे तीसरा मोर्चा खड़ा तो हुआ, लेकिन ये कोई कमाल नहीं दिखा पाया। इस इलेक्शन में उत्तराखंड क्रांति दल सिर्फ 4 सीटें जीत पाया, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। कमोबेश कुछ यही हाल दूसरी पार्टियों का रहा। इस चुनाव में 36 सीटों के साथ कांग्रेस विजयी साबित हुई और 19 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2007 में थर्ड फ्रंट की कवायद तो नहीं हुई, लेकिन यूकेडी के हाल और भी बुरे हो गए। जहां बीएसपी ने 8 सीटें जीती तो वहीं यूकेडी 4 से सिमट कर 3 पर आ गई और एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच ही मुकाबला
मुकाबला रहा। इस बार 34 सीटों के साथ बीजेपी ने बाजी मारी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। 2012 के चुनाव से ठीक पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भुवन चंद्र खंडूड़ी तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। दरअसल खंडूड़ी तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से नाराज थे और वो चाहते थे कि सीएम बदला जाए। संभव है कि अगर खंडूड़ी की बात नहीं मानी जाती तो थर्ड फ्रंट के कयास सच हो जाते, लेकिन खंडूड़ी की बात मान ली गई और सीएम बदल दिया गया। इस तरह एक बार फिर खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने। स्थिति जो भी रही हो, लेकिन 2012 में थर्ड फ्रंट का बहुत ज्यादा हल्ला नहीं रहा। इसकी एक वजह यह भी रही कि खुद यूकेडी दो फाड़ हो गई थी। यूकेडी को लेकर भी आगे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे खुद यूकेडी ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन पहले 2012 के नतीजों की बात कर लेते हैं। 2012 में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने 32 तो बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की और फिर यूकेडी और निर्दलीयों के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2017 के चुनाव से पहले जनता तीसरे विकल्प की तलाश में थी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं पर खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इस दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रमुख पीसी तिवारी ने तीसरे मोर्चे को खड़ा करने में रुचि तो दिखाई, लेकिन यूकेडी अपने ही झगड़ों में उलझी रही। इसके बावजूद प्रदेश में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश शुरू कर दी गई। 6 दलों ने एक मंच पर आकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यह भी फैसला लिया गया कि समान विचारधारा वाले दलों को भी इस मंच में शामिल किया जाएगा, ताकि सशक्त तीसरे मोर्चे का गठन किया जा सके। लेकिन सारी कवायदों के बावजूद भी 2017 के चुनाव में फिर बीजेपी कांग्रेस के बीच ही टक्कर नजर आई और इस बार बीजेपी ने सरकार बना ली। इसी तरह 2022 के चुनाव से पहले भी तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की गई। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल, डेमोक्रेटिक, राज्य स्वराज पार्टी और अन्य 6 राजनीतिक दलों ने तीसरे मोर्चे का गठन किया। कहा गया कि यह तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो एक बार फिर टक्कर कांग्रेस बीजेपी के बीच ही दिखी और इस बार बीजेपी ने सरकार बनाई। और अब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले तीसरे विकल्प को खड़ा करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या ये तीसरा विकल्प इतिहास को बदल पाएगा? अभी तक तीसरे विकल्पों के मुकाबले इस बार का तीसरा मोर्चा किस तरह अलग है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि जिस पार्टी यानी उत्तराखंड क्रांति दल को सबसे मजबूत उत्तराखंड में होना चाहिए था, वही क्यों सबसे ज्यादा यहाँ पर हाशिए पर चली गई है। अलग राज्य उत्तराखंड के उद्देश्य से उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1989 में किया गया था। यह उत्तराखंड की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी जो आंदोलन से पनपी थी। ये वो पार्टी थी जिसके साथ उत्तराखंड के जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यूकेडी उत्तराखंड में ना तो मजबूत हो पाई और ना ही कभी बीजेपी कांग्रेस का ही विकल्प बन पाई। एक लाइन में इसका जवाब एक रेडिट यूजर ने बखूबी दिया है। ये रेडिट यूजर लिखता है कि यूकेडी वाले आपस में पता नहीं कौन सी कुर्सी खेलते रहते हैं। इनकी इंटरनल लीडरशिप हमेशा स्ट्रगल करती है, इनका धरातल पर कोई वजूद नहीं है और अपनी इस स्थिति के लिए खुद उत्तराखंड क्रांति दल ही जिम्मेदार है। अपनी शुरुआत से ही ये दल खुद को मजबूत करने के मोर्चे पर संघर्ष करता ही दिखा है। यूकेडी को सबसे पहला राजनीतिक झटका 1987 में तब लगा जब विक्रम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कई युवा पार्टी से अलग हो गए। हालांकि इसके बावजूद भी यूकेडी ने अलग राज्य की अलग को जगाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1994 तक आते आते यूकेडी एक मजबूत क्षेत्रीय दल बनने की ओर बढ़ रहा था। उत्तराखंड का सारा आमजन उसके साथ खड़ा था। लेकिन तभी बीजेपी और कांग्रेस ने यूकेडी को अप्रोच किया। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने प्रस्ताव रखा कि वे भी अलग उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में साथ देना चाहते हैं और इसी के नतीजे में बनी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष काशी सिंह एरी
बताते हैं कि समिति के गठन से आंदोलन को तो जरूर गति मिली, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर होता चला गया और फिर लिया गया वो फैसला जिसने कमजोर होती यूकेडी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1996 में यूकेडी ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। तय किया गया कि यूकेडी तब ही चुनाव लड़ेगी जब अलग उत्तराखंड राज्य मिल जाएगा। इस फैसले से यूकेडी फिर टूटी और इसके कई नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के बाद यूकेडी विधानसभा चुनाव में उतर गई और ये भी यूकेडी के पक्ष में नहीं गया। तब कई आंदोलनकारियों ने कहा कि जब यूकेडी ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया था तो उसे विधानसभा चुनाव से भी अलग रहना चाहिए था। वैसे भी लोगों को शिकायत दिल्ली से ज्यादा लखनऊ में बैठी यूपी सरकार से थी, लेकिन यूकेडी ने विधानसभा चुनाव में उतरकर जैसे इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। यूकेडी के पास 90 के दशक में एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभरने का पूरा मौका था, लेकिन इसने वो मौका गंवा दिया क्योंकि पार्टी में नेता ज्यादा रहे और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता तैयार करने पर फोकस नहीं किया गया। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना और 2002 में पहले विधानसभा चुनाव हुए तो यूकेडी 4 सीटों पर ही सिमट गई। फिर 2007 में पार्टी ने 3 सीटें अपने नाम की और तीनों ही विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। 2012 में भी यही हुआ। यूकेडी को एक ही सीट मिली और पार्टी के एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह पंवार कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। यूकेडी को इस दौरान वही वोट पड़ रहे थे जो बीजेपी और कांग्रेस से नाखुश थे, लेकिन जब यूकेडी को जिताने के बाद भी वो बीजेपी कांग्रेस में शामिल होते रहे तो इससे जनता का विश्वास डगमगाया और उनका यूकेडी से मोह भंग होने लगा। सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, यूकेडी के भीतर जो रार 90 के दशक में शुरू हुई थी वो कभी खत्म हो ही नहीं पाई। उत्तराखंड क्रांति दल में शुरू हुई आपसी खींचतान बीजेपी और कांग्रेस की देन भी बताई जाती है। शंकर सिंह भाटिया अपनी किताब उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास में लिखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने वक्त वक्त पर उक्रांद को तोड़ने का काम किया है। भाटिया बताते हैं कि राज्य के दूसरे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार राज्य में सर्वेक्षण करा रही थी। इस सर्वेक्षण में बीजेपी को लोगों के बीच उक्रांद के लिए सहानुभूति होने के प्रमाण मिल रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने इसे और कमजोर करने की योजना बनाई। भाजपा सत्ता के बल पर आम जनता के बीच ये संदेश देना चाहती थी कि क्षेत्रीय दल विश्वास के लायक है ही नहीं। इस काम में बीजेपी की मदद उक्रांद के उन नेताओं ने की जो सत्ता के लालच में आकर उसके साथ शामिल हो गए। उक्रांद के नेता ये भूल गए थे कि 1992 में किस तरह बीजेपी ने ऐन चुनाव से पहले उक्रांद को उसके हाल पर छोड़ दिया था और इस तरह सिर्फ सत्ता सुख के लिए बीजेपी के साथ जाना उक्रांद के लिए एक और आत्मघाती कदम साबित हुआ। भाटिया लिखते हैं कि आज राज्य में बीजेपी की जो भी राजनीतिक पूंजी है वो उक्रांद से छीनी गई है। अलग राज्य के लिए जिस सुप्त आंदोलन को उक्रांद ने जगाया उसे बाद में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और इस तरह 1990 के दशक से ही बीजेपी ने उक्रांद को खत्म करने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। आज स्थिति यह है कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाने की चाहत तो जाहिर करते हैं, लेकिन ये पार्टी लोगों के बीच विश्वास पात्र नहीं बन पाती। सत्ता लालच और आपसी लड़ाई ने इस दल को इतना कमजोर कर दिया है कि अब उत्तराखंड की जनता इस पर चाह कर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। ऐसे में जब यूकेडी बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की बात कहती है तो आम लोग इस पर विश्वास नहीं करते। अगर यूकेडी नहीं तो क्या ये नया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा लोगों का विश्वास जीत पाएगा? अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी तक जितने भी थर्ड फ्रंट बने वो उत्तराखंड में सफल क्यों नहीं हो पाए और क्या उम्मीदें हम नए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से लगा सकते हैं।
उत्तराखंड में अब तक तीसरा मोर्चा एक बार भी सफल नहीं हो पाया है। वैसे रिकॉर्ड देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी तीसरा मोर्चा कभी मजबूत नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की करें तो तीसरे मोर्चे की असफलता का एक बड़ा कारण राजनीतिक स्वार्थ भी है। अक्सर देखा गया है कि जब भी निर्दलियों की या तीसरे मोर्चे में शामिल पार्टियों की एक आध सीट भी आती है तो वो झट से सरकार में मंत्री पद देने वाले पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। इससे जनता का भरोसा इन दलों पर बना नहीं रह पाता और यूकेडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वोटर्स के बीच एक सोच बन जाती है कि जीतने के बाद इन्होंने किसी न किसी पार्टी के साथ ही चले जाना है। वरिष्ठ पत्रकार योगंबर सिंह बिष्ट कहते हैं कि जनता भी यही चाहती है कि जो पार्टी केंद्र में हो सूबे में भी उसी के प्रत्याशी को जिताया जाए ताकि पहाड़ का विकास हो सके। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज इस्टवाल कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास ना ही नेतृत्व क्षमता है और ना ही संगठन क्षमता। वो कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर सड़कों पर तो उतरती हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन को धार नहीं दे पाती हैं। सूबे की राजनीति में जब भी क्षेत्रीय पार्टियों को जिताया गया वो बड़ी पार्टियों की गोद में बैठ गई और इस वजह से उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया। वरिष्ठ पत्रकार शशि मोहन रावत क्षेत्रीय पार्टियों में नेतृत्व और संगठन के अभाव को भी बड़ी वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टियां इतनी सालों में कोई भी ऐसा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई हैं जिससे पहाड़ की जनता भरोसा कर सके। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के पास कई मजबूत नेता हैं। आज अगर उत्तराखंड में बीजेपी दूसरी बार जीत कर आई है तो उसकी एक वजह उनका अनुशासन और संगठन की एकता भी है। जब भी तीसरा मोर्चा बनाने की बात होती है तो अक्सर देखा जाता है कि इसमें शामिल नेता एक होकर काम नहीं करते। हर नेता मोर्चे को पीछे और खुद को आगे करता हुआ नजर आता है और जिसका नतीजा ये होता है कि तीसरा मोर्चा वोटरों को नजर ही नहीं आ पाता और इससे वोटों के बिखराव के अलावा कुछ नहीं होता। संसाधनों की कमी भी एक वजह है जिसके चलते थर्ड फ्रंट कभी सफल नहीं हो पाता है। जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस प्रचार प्रसार करती है उस तरह से क्षेत्रीय दल या दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती हैं। कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व क्षमता की कमी है और इन छोटे दलों में कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा होने की वजह से भी ये कभी एक रह ही नहीं पाते और यही वजह है कि ये कभी भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। लेकिन क्या अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ये कर पाएगा? चलिए तीसरे मोर्चे की इस पूरी बहस के निष्कर्ष में इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में जब तक क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत नहीं होती हैं तब तक यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी दिल्ली दरबार तक नहीं पहुंचेंगे, ये तय है। राष्ट्रीय दल दिल्ली की कमान से चलते हैं और उन्हें स्थानीय मुद्दों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे उठाने के लिए क्षेत्रीय दलों का होना बहुत जरूरी है। जनता भी यही चाहती है कि क्षेत्रीय दल भी मजबूत हों, बशर्ते खुद ये क्षेत्रीय दल मजबूत होना चाहें। अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा सफल होगा, कुछ प्रभाव छोड़ेगा या फिर ये भी अन्य सभी की तरह सिर्फ खबर बन के रह जाएगा, तो इसका जवाब इस मोर्चे की वो गतिविधियां देंगी जो ये आने वाले वक्त में करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ चीजें हैं जो इनके साथ खड़ी होती दिखती हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के सपोर्ट में जो पहली चीज जाती है वो ये कि इसके शीर्ष नेतृत्व को जनता की कुछ हद तक स्वीकार्यता मिली हुई है। बॉबी पवार ने टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके लिए वोट किया। केदारनाथ उपचुनाव में त्रिभुवन चौहान के साथ भी जनता काफी हद तक खड़ी होती दिखी। वहीं मोहित डिमरी मूल निवास और भू कानून के लिए चले आंदोलन के अगवा रहे हैं और यही 3 फिलहाल स्वाभिमान मोर्चे के शीर्ष पदों पर काबिज भी हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने वाले मास्टर जी भी स्वाभिमान मोर्चे के साथ खड़े नजर आते हैं। यानी कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के शीर्ष पर वो लोग बैठे हैं जिनको कुछ हद तक ही सही लेकिन जनता जानती है। अब ये स्वीकार्यता 2027 में वोट में कितनी बदल पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ एक नेतृत्व तैयार होता नजर आता है। लेकिन ये नेतृत्व कितना खुद को मजबूत कर पाते हैं और कितनी मजबूती से जनता के मुद्दे उठा पाते हैं वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
दूसरी तरफ पिछले 24 सालों में रोजगार, पलायन और राजधानी के मुद्दे पर जो मांग उत्तराखंड के आमजन ने उठाई है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में खुद यहाँ का वोटर एक बेहतर और मजबूत विकल्प की तलाश में है। खुद उत्तराखंड का वोटर बीजेपी कांग्रेस के बीच सरकार बदलकर थक चुका है और वो भी एक नया विकल्प चाहता है, एक ऐसा विकल्प जो पहाड़ के मुद्दों को उठाए। अगर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाने के साथ ही खुद को मजबूत करता रहता है तो संभव है कि ये 2027 में कुछ छाप छोड़ सके। मजबूती सिर्फ लीडरशिप की ही नहीं बल्कि संसाधनों और कार्यकर्ताओं के मोर्चे पर भी खड़ी करनी होगी। हर नेता को खुद से पहले मोर्चे को और मुद्दों को रखना होगा, लेकिन अगर इस मोर्चे में भी सिर्फ नेता तैयार किए जाने लगे और ये नेता भी खुद को चमकाने पर फोकस करने लगे तो ये तय है कि जो हाल अभी तक के मोर्चों का हुआ है वही इसका भी होगा। मोर्चे को यहाँ की जनता की नब्ज को समझकर फैसले लेने होंगे। खैर ये तो अलग अलग थ्योरीज हो गई, लेकिन क्या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा 2027 में नया विकल्प पेश कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सुझाव या सवाल भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जरूर बताएं और जरूर पूछें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।